आज के समय में भारत जैसे देश में जब हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं तो बखूबी रूप से कहीं ना कहीं हर जगह ऐसा होता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है या फिर आप अगर अच्छा इंग्लिश बोलते हैं तो आपका नाम होता है। बहुत ही विडंबना की स्थिति है, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में ऐसे कुछ गिने चुने लोगों की, या यूं कहिए कि मतलब ऐसे लोगों की जो कि इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं, या फिर यूं कहिए कि बहुत ही फेमस हैं, तो आमतौर पर जो पहला नाम आता है हमारे दिमाग में वो आता है शशि थरूर का, जो कि हर चीज़ को इस रूप से बोलते हैं, इस लहजे इस तरीके से बोलते हैं कि सुनने में लगता है ये तो बड़ी ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है। आज का केस जो है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, तो आज चलिए बात करते हैं उन्हीं के एक केस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज तीसरा एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, जो कि शशि थरूर की तीसरी बीवी सुनंदा पुष्कर के बारे में। 2014 का ये केस है, बेहद पुराना केस है। जिस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट रहती थी, मनमोहन सिंह थे, उस टाइम पे जब शशि थरूर जो थे विदेश राज्य मंत्री थे, उन्हीं की गवर्नमेंट, उन्हीं की सरकार में, उस टाइम का ये केस है। और केस भी उन्हीं की तीसरी बीवी आपका सुनंदा पुष्कर के बारे में। तो बात करें सुनंदा पुष्कर के कत्ल की, या फिर मर्डर की, या फिर यूं कहें सुसाइड की, कुछ भी आप कह लीजिए, जो कि सुर्खियों में या फिर जो कि कहानियों में बताया गया है। तो सुनंदा पुष्कर जो थी वो कश्मीरी पंडित थी। उनकी जो आमतौर पर कहा जाता है कि जो सुनंदा पुष्कर थी उनकी भी ये तीसरी शादी थी, और शशि थरूर की भी ये तीसरी शादी थी। सुनंदा पुष्कर जो थी वो कश्मीरी पंडित थी। कश्मीर में उन्होंने ग्रेजुएशन करी, उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, और वहीं पे सुरेश रायना नाम के एक व्यक्ति थे, उनसे उन्होंने शादी करी। उसके बाद वो केरल चली गई, एस मेनन से उन्होंने शादी करी, जो कि दुबई में जिनका बिजनेस था, जो कि इवेंट मैनेजर थे उस टाइम पे। उनसे उनकी एक बेटा हुआ, जो कि जो भी अभी दुबई का बिजनेस संभाल रहे हैं। उसके बाद एस मेनन जो जिनकी दुबई में बिजनेस था, उन्होंने फिर इवेंट मैनेजर के रूप में सुनंदा पुष्कर आई, उन्होंने काम करना चालू करा। उसी दौरान एक इवेंट में इनकी मुलाकात होती है शशि थरूर से। मुलाकात दोस्ती में बढ़ती है, लंबे लंबे चैट होते हैं, लंबी लंबी बातचीत होती है, कॉल्स होते हैं, और फिर आखिर तौर पर इनकी शादी हो जाती है। अब बात थी 17 जनवरी 2014 की, जब सुनंदा पुष्कर एक लीला होटल है जो चाणक्यपुरी में है, वहां पे मृत पाई गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो उससे थोड़ा सा मतलब 2 दिन पहले की बात हम करें, 15 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर केरल से वापस आते हैं, केरला से वापस आते हैं। बताया ही जाता है कि वो दोनों केरला इसलिए गए थे क्योंकि थोड़ा सुनंदा पुष्कर जो थी थोड़ा डिप्रेशन का शिकार थी, या फिर स्ट्रेस लाइफ से थोड़ा तंग आ गई थी। तो केरला में कुछ दवाई लेने के लिए, या फिर यूं कहें कि कुछ औषधि लेने के लिए ये दोनों दंपत्ति जो थे वो केरल गए थे। अब 15 जनवरी 2014 को जब ये वापस आते हैं, 15 जनवरी 2014 को ये वापस आते हैं, तो देखते हैं कि सरकारी बंगलों में इनका कुछ काम चल रहा था, रेनोवेशन का। तो पास में ही चाणक्यपुरी में ही शशि थरूर लीला, जो कि चाणक्यपुरी में 5 स्टार होटल है, वहाँ पे रूम ले लेते हैं। लेकिन शादी होने के बाद भी दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं। इस बीच में जो एक थ्योरी आई थी, जो कॉन्स्पिरेसी आई थी, वो ये बताती थी कि जो महर तरार नाम की जो एक जर्नलिस्ट थी, पाकिस्तान से जो बिलोंग करती थी, तो महर तरार और शशि थरूर के बीच में कुछ आपसी दोस्ती, प्रेम जो भी था वो चल रहा था, जिसके तहत सुनंदा पुष्कर को शक होने लग गया शशि थरूर पर। और इसी दौरान 15 जनवरी और उनकी जो डेथ थी 2 दिन बाद, 17 जनवरी 2024 को, इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी करी, और उन्होंने कहा कि मुझे शशि थरूर के बारे में कुछ सच बताना है, या फिर कुछ बताना है उनके बारे में। लेकिन वो आखिर तौर पर 2 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है, और वो बता नहीं पाती आखिर ऐसे तौर पे क्या छुपा रही थी। तो कहानी से वापस चालू करते हैं, कहानी पे वापस आते हैं। 15 जनवरी 2014 को दोनों केरल से वापस आते हैं।
उसके बाद घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। 17 जनवरी 2014 को उनकी जैसे मौत होती है तो 16 जनवरी को वो 15 जनवरी को ही रूम ले लेते हैं। दोनों अलग रहते हैं। इसी दौरान बताया गया गेस्ट से, मतलब जो कि वहाँ का जो होटल मैनेजमेंट था, कि दोनों के बीच में काफ़ी अनबन चलता था और काफ़ी आवाज़ें चीखने चिल्लाने की और बहस जो थी, बहसबाजी, उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। 15 जनवरी को जब उन्होंने सेकंड फ्लोर पर जो रूम ले रखा था लीला पे, 16 जनवरी को वो रूम बदला, सेकंड फ्लोर से वो थर्ड फ्लोर पर गए और वहाँ पे 345 नंबर पे कमरा लिया, जो कि जिसको स्वीट रूम कहते हैं, जिसमें आपका बैल्कनी होती है, आपका एक लिविंग रूम होता है, बड़ा शानदार, बड़ा ही कंफर्टेबल रूम लिया। अब 15 जनवरी हो गई, 16 जनवरी बीत गई, 17 जनवरी जब तीसरा दिन हुआ, सुबह मतलब फिर जैसे ही CWC कांग्रेस की कार्य समिति की मीटिंग होती है ताल कटोरा स्टेडियम में, उसमें शशि थरूर को बुलाया जाता है। शशि थरूर अपना 8 बजे ही या फिर सुबह ही निकल जाते हैं। उसके बाद फिर सुनंदा पुष्कर, जो कहा जाता है काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी डिप्रेशन में थी, उन्होंने होटल मैनेजमेंट से शराब मंगवाई, दवाइयाँ मंगवाई और काफ़ी तौर पर जो पी, तो मतलब दोपहर के 3:30 बजे तक आखिरी बार सुनंदा पुष्कर को जीवित देखा गया होटल मैनेजमेंट में, जब आखिरी बार उन्हें बुलाया गया। और होटल मैनेजमेंट जो था, होटल के जो स्टाफ थे, उन्होंने बताया कि जब वो रूम में घुसे तब उन्होंने देखा कि चारों ओर शराब की बोतलें थी। उसके बाद 3:30 बजे के बाद दोपहर के 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर को ना उनके रूम में कोई गया, ना उन्होंने किसी देखा। 8 बजे जब कार्य समिति की मीटिंग खत्म होती है, जब शशि थरूर लगभग 8 बजे 17 जनवरी 2014 को लीला पहुंचते हैं, वहाँ वो पूछते हैं कि गेट अंदर से बंद है, सुनंदा पुष्कर कहाँ गई, आवाज़ दी, नहीं उठाया, फ़ोन नहीं उठा रही, अंदर से कोई गेट नहीं खोल रहा। आखिर तौर पर ये होता है कि जो बड़े बड़े रूम्स होते हैं, स्वीट रूम होते हैं, उनकी जो एक चाबी होती है वो 2 डिवाइडेड होते हैं, मतलब 2 कपल होते हैं, तो उनको एक एक दी जाती है। शशि थरूर पे भी वो एक चाबी थी। उन्होंने गेट खोला, अंदर देखा, रजाई ओढ़कर सुनंदा पुष्कर लेटी हुई थी, हल्का सा चेहरा दिख रहा था। कहीं ना कहीं शशि थरूर को लगा कि अगर ये आराम कर रही है तो ठीक है, इससे अभी जगाने का कोई मतलब नहीं निकलता। वो अपनी एक कॉल लेने लग गए। उसके बाद वो बार बार सुनंदा पुष्कर को जगाने की कोशिश करने लगे, उसे बुलाने लग गए। जब स्थिति थोड़ी बिगड़ी, जब उन्हें लगा कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं है या फिर कुछ ऐसा है कि नॉर्मल नहीं है, तब उन्होंने सुनंदा पुष्कर को जगाने की कोशिश करी। जब वो नहीं जगी, तब उनके जो सेक्रेटरी थे, उनके साथी थे शशि थरूर के, वो गए एम्स में उन्हें भर्ती करा गया। एम्स से डॉक्टर आए तो पता चला कि सुनंदा पुष्कर नहीं है, जीवित नहीं है। उसके बाद फिर पुलिस आती है। जाहिर तौर पर जब ऐसी घटना घटती है, वो भी ऐसे मंत्री के साथ, तो जाहिर तौर पर पुलिस आई और काफ़ी मीडिया में नाम हुआ, काफ़ी मीडिया स्टोरीज जो हैं वो बताई गई, काफ़ी इस पर चर्चा करी गई कि आखिर मारा किसने और मारा तो किसने मारा। 345 रूम जो था वो बेहद ही, मतलब उसमें ऐसा कुछ क्या हुआ कि मतलब कोई अंदर नहीं गया और उनकी मौत है या फिर सुसाइड है। तो जब पुलिस ने तहकीकात करी तो वहाँ से कुछ दवाई मिली, डिप्रेशन की दवाई थी और स्ट्रेस की दवाई थी। तो अमूमन रूप पे एक पत्ता होता है जिसमें 30 टैबलेट आती हैं, उसमें से 27 जो थी वो खाली थी, वो किसी ने खा रखी थी और 3 टैबलेट बची थी। तो क्या था, अगर उन्होंने एक साथ दवाई ली है तो क्यों ली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर ने कही गई अपने टाइम टेबल के रूप से ही वो अपनी दवाई ले लेंगे। पोस्टमार्टम के लिए सब रुके कि चलो ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। तो पोस्टमार्टम पहले रिपोर्ट जो आई उसमें बताया गया या तो ये ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुआ है, नशे की वजह से हुआ है, या पॉइजन की वजह से हुआ है। और दूसरा, अगर पॉइजन की वजह से हुआ है तो वो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से ही पॉइजन बॉडी ने बना लिया है, उसकी वजह से हुआ है। अंतिम संस्कार हुआ। उनका जो दूसरे पति थे एस मेनन, जो केरल में रहते थे, उनसे उनका बेटा भी आया, पता चला। मामला यहीं पे ठंडा पड़ गया और उसके बाद फिर ये मामला कभी उठाया नहीं गया, क्योंकि जाहिर तौर पर ये फिर सुसाइड का मामला कर दिया गया। इसी दौरान एक एम्स के डॉक्टर थे, उनका एक बयान आता है कि वो कहते हैं कि मुझे किसी ऊपर से प्रेशर आया था, शशि थरूर के किसी इंसान या फिर किसी मीडियम के थ्रू, उन्होंने नाम नहीं लिया, ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए, यूं कह लीजिए ऐसी फर्जी रिपोर्ट बनाने के लिए बताया गया। उसके बाद 2019 में सरकार बदलती है, बीजेपी सत्ता संभालती है।
तो जो रिपोर्ट्स हैं, फिर दबाव पड़ता है, सरकार दबाव डालती है और रिपोर्ट जो थी वो यूएस भेजी गई FBI की उसमें लैब में, कि मतलब जो सैंपल्स हैं वो भेजे गए, विसरा रिपोर्ट जो होती है वो भेजी गई, जाहिर तौर पर ये पता करने के लिए कि आखिर मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन निराशा तब हुई जब FBI की रिपोर्ट भी ये नहीं बता पाई। उन्होंने बोला कि जो पॉइजन है वो है, लेकिन कौन सा पॉइजन है और कितना है ये भी FBI नहीं बता पाई। फिर 2019 में दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल करी। उन्होंने बोला कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और खुदकुशी के लिए उकसाया गया। ये दो मेन उनके जो मुद्दे थे, इसके रूप में जो सेक्शन थे, ये इन्होंने शशि थरूर पर थोपे और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। शशि थरूर ने भी फिर अपने पक्ष रखा कि कोई एविडेंस नहीं है, आप किस रूप से मेरे पर केस कर सकते हैं। तो ये भी फिर केस को खारिज कर दिया गया। इस केस को आज तक ऐसे ही है, शशि थरूर अभी भी लड़ रहे हैं केस को, और माना जाता है शशि थरूर हमेशा हर बयान देते हैं कि उन्होंने उनका कत्ल नहीं करा। और जाहिर तौर पर अगर ये बात है तो वो कैसे मरी, और अगर ड्रग्स का ओवरडोज है तो आज तक पता क्यों नहीं चल पाया कि कौन सा ड्रग्स था और कितनी मात्रा में दिया गया था। और अगर उन्होंने वो जानबूझकर लिया तो क्यों लिया, गलती से लिया तो कितना लिया, किसी ने कुछ मिलाया, किसी ने कुछ देखा, कोई भी एविडेंस आज तक नहीं मिल पाया। तो सवाल बड़े खड़े होते हैं कि अगर ये ड्रग्स का ओवरडोज है तो कैसे हुआ, और अगर ये गलती से लिया गया या फिर किसी के उकसाने पर, खुदकुशी करने के लिए लिया गया, और अगर किसी ने उकसाया तो वो किसने उकसाया, क्या वो शशि थरूर थे, या फिर जो मैंने आपको पहले बताया मेहर तरार जो एक जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान की, उनकी वजह से सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच में अगर कुछ अनबन हुई, उसकी वजह से सुनंदा पुष्कर ने ये कदम उठाया। और ऐसा कुछ क्या बताने वाली थी वो मीडिया को शशि थरूर के बारे में, जो वो बता नहीं पाई और जिनके तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। और ये जहर किसने दिया ये भी आज तक नहीं पता चला। तो मतलब अगर एक कंक्लूजन निकालें तो विदेश राज्य मंत्री की जो पत्नी है वो मृत पाई गई, किसने मारा आज तक नहीं पता कर पाए, आज तक नहीं पता चल पाया, और एक केस महज एक फाइल में बंद रहकर रह गया। ये केस था या फिर ये मतलब एक केस बनाया गया या फिर ये सुसाइड था, वो तो फिर पता नहीं लग पाया है। लेकिन सुनंदा पुष्कर को इंसाफ मिले, यही हम सब चाहते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में एक अगली कहानी, एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद।